बहनों और भाइयों, न सिर्फ दिल्ली के या वो जो मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन लाखों लाखों भारतवासी जो इंसाफ के द्वारा इस समारोह को देख रहे हैं। दोस्तों, क्या था पहला मामला जिसके कारण हुई थी गठबंधन सरकार की शुरुआत? कैसे एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के साथ साझेदारी करने की सोची? क्यों पहला गठबंधन सरकार साल भर भी चल नहीं पाई? आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं गठबंधन सरकार के बारे में। गठबंधन की सरकारें आमतौर पर तब बनती है जब चुनाव के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाती। इस गठबंधन सरकार में कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, जिससे गठबंधन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व कम रहता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो देश में गठबंधन की राजनीति साल 1967 में शुरू हुई थी। इस साल 9 राज्यों में गठबंधन की सरकारें सत्ता में आई। यह इस बात का संकेत था कि स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति में पहली बार कांग्रेस के रूप में एकल पार्टी का वर्चस्व अब समाप्ति की ओर था। यह वह दौर था जब समाजवादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था और यादव, जाट, रेड्डी, पटेल और मराठा जैसी पिछड़ी जातियों का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा था। समाजवादी राम मनोहर लोहिया, जो कभी खुद भी कांग्रेसी थे, ने कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए खंडित विपक्ष से प्रत्येक कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ एक ही उम्मीदवार खड़ा करने का आग्रह किया। देखिए, सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो नेता बनेंगे, जो भी बनेंगे काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे। 1967 के आम चुनावों में लोहिया फार्मूला को काफी हद तक सफलता मिली, जिससे कांग्रेस की सीटों की संख्या में भारी कमी हुई और 9 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब, बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकार बनी। वहीं राज्यों के स्तर पर इस प्रयोग की सफलता ने 1977 में राष्ट्रीय गठबंधन के प्रयोग के लिए प्रेरित किया, जब कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़कर अन्य सभी बड़ी विपक्षी पार्टियां इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट हो गई। 4 बड़ी पार्टियों के जनता पार्टी में विलय के बाद मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन आंतरिक विरोधाभासों के चलते देसाई की सरकार गिर गई। इस तरह राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन के पहले प्रयोग के साथ ही इसने गठबंधन राजनीति की मजबूरियों की ओर भी ध्यान खींचा। साल 1989 में सत्ता में आई सरकार बेमेल दलों के गठबंधन का एक उदाहरण था, जब वीपी सिंह की अगुवाई वाले जन मोर्चा, लोक दल और कांग्रेस एस को मिलाकर बने जनता दल की सरकार को 2 घोर वैचारिक विरोधी दलों ने समर्थन दिया। यह गठबंधन कांग्रेस के खिलाफ था, लेकिन 7 साल के बाद यानी साल 1996 के चुनाव आते आते गठबंधन राजनीति के ऊंट ने करवट बदल ली। साल 1996 में समाजवादियों और जनता दल पृष्ठभूमि से आने वाले क्षेत्र दलों ने केंद्र में संयुक्त मोर्चा बनाया, जिसे कांग्रेस ने हर से समर्थन दिया। फिर देवगौड़ा और गुजराल थोड़े थोड़े समय तक प्रधानमंत्री रहे और फिर यह गठबंधन टूट गया। वहीं साल 1967 में हुए चौथे आम चुनाव को दूसरी अहिंसक क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि साल 1962 में हुए तीसरे चुनावों की स्थिति पहले 2 चुनावों से बिल्कुल अलग नहीं थी और ये सिर्फ 10 दिनों में ही निपट गए थे। इस बार वोटरों की संख्या बढ़कर 21 करोड़ हो गई थी, जहां 1952 और 57 में कांग्रेस को 364 और 371 सीटें मिली। वहीं 1967 में उनके सीटों की संख्या में कमी आई। पहली बार वोट शेयर भी गिरकर 44% रह गया। हैरत की बात है, जवाहरलाल नेहरू की अपार लोकप्रियता के बावजूद कांग्रेस का वोट शेयर कभी 50% के निशान को नहीं छू पाया। वैसे नेहरू जी के जीवन का आखिरी चुनाव था, पर भारतीय राजनीति में 1967 का चुनाव एक निर्णायक मोड़ भी था। यह घटना अक्टूबर 1962 की है, जब चीन ने भारत के साथ एक तरफा युद्ध छेड़ दिया। भारत इस युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिस कारण
चीन से मिले धोखे ने नेहरू जी को मानसिक रूप से तोड़ दिया और उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। उनके खराब स्वास्थ्य और किसी अनहोनी की आशंका के चलते नेहरू के बाद कौन प्रश्न राजनीति के हलकों में उठने लगा। 27 मई 1964 को नेहरू जी का देहांत हो गया और कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज की कोशिशों से लाल बहादुर शास्त्री अगले प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय, जो ब्यूरोक्रेट्स का मजमा था, को तरजीह दी और इंदिरा गांधी के आने के बाद इंदिरा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही इंदिरा बन गया। राजनीति में इंदिरा गांधी का उभार इतना आसान नहीं था। उस समय शास्त्री जी की सेहत खराब रहती थी। फिर वही प्रश्न था कि शास्त्री जी के बाद कौन आएगा। प्रसिद्ध पत्रकार कुलदीप नैयर, जो उन दिनों शास्त्री जी के मीडिया सलाहकार थे, ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स में लिखते हैं। इस प्रश्न के जवाब में शास्त्री जी ने कहा था कि अगर उनकी मृत्यु कुछ समय बाद ही होती है तो यशवंतराव चौहान को प्रधानमंत्री बनाया जाए और अगर जल्द ही अनहोनी हो गई तो फिर इंदिरा गांधी को। शास्त्री जी का देहांत साल 1966 में हो गया और कांग्रेस में कई दावेदार सर उठाने लगे। सबसे मजबूत नाम था मोरारजी देसाई, लेकिन इंदिरा गांधी ने काफी मशक्कत के बाद पार्टी और देश के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली। साल 1967 के चुनाव से पहले शास्त्री जी के कार्यकाल में हिंदी को राजभाषा बनाए जाने से दक्षिण में आंदोलन उठे थे। उसी समय ही हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। प्रदेश में अनाज की भारी कमी थी। कुछ राज्यों में अकाल थे। कईयों के मुताबिक अनाज की कमी 67 के चुनाव में सबसे अहम मुद्दा था। 3 साल के गैपिंग पर 2 युद्ध हो चुके थे। मुद्रास्फीति दर बढ़ चुकी थी। हिंदू ग्रोथ रेट की रफ्तार जीडीपी जैसी बढ़ रही थी और उसी समय इंदिरा गांधी ने पहली बार रुपये का अवमूल्यन किया, पर यह भी कुछ खास काम नहीं आया। जबलपुर और राउरकेला में दंगे हो चुके थे। उधर पूर्वोत्तर में मिजो आंदोलन की आग सुलग रही थी। ऐसे मुश्किल हालात में विदेशी राजनीतिक विश्लेषक कयास लगा रहे थे कि हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था बिगड़ जाने से हिंसा उपजेगी और पाकिस्तान व बर्मा या अफ्रीकी देशों की तरह यहाँ भी सेना का शासन या कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था लागू हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू की गैर मौजूदगी और क्षेत्र राजनीतिक दलों का दबदबा हकीकत बनकर पहली बार इस चुनाव में सामने आया। इन इलेक्शन में 6 राज्यों से कांग्रेस की सरकारों का सफाया हो गया। साल 1959 में केरल की कम्युनिस्ट सरकार को इंदिरा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के रहते ही असंवैधानिक ठहराकर वहां राष्ट्रपति शासन लगवा दिया था। वहां भी कांग्रेस हार गई थी। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात भी कांग्रेस के हाथ से निकल गए, पर उत्तर प्रदेश का मसला उस साल सबसे दिलचस्प रहा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और चंद्रभानु गुप्ता प्रधानमंत्री बने, पर 1 महीने के अंदर ही किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने 1967 में कांग्रेस पार्टी से विद्रोह कर दिया। उनके साथ कुछ कांग्रेस विधायक भी हो लिए और फिर उन्होंने एक नई पार्टी भारतीय क्रांति दल की स्थापना की। इस पार्टी के समर्थक में बड़ी संख्या में किसान थे। जाट नेता चौधरी चरण सिंह का व्यक्तित्व इतना करिश्माई था कि किसान उनके साथ जुड़ते गए। इस कारण राज्य में कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई और चरण सिंह ने कुछ अन्य पार्टियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। राम मनोहर लोहिया का प्रयोग सफल रहा और कांग्रेस राज्य में कमजोर होती चली गई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार भी रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए।